इस वीडियो से हम क्लास 12th की पॉलिटी की बुक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जिसमें बेसिकली हम वर्ल्ड लेवल के पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें इस चैप्टर का एक ब्रीफ बैकग्राउंड पता होना चाहिए, तो वहां से शुरू करते हैं। द डेडलीस्ट वॉर इन हिस्ट्री वर्ल्ड वॉर 2 1939 से 1945 तक चला। इसमें 30 से ज्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व थी, जो कि दो ग्रुप में डिवाइडेड थी। पहला दी अलाइज, जिसको यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसएसआर लीड कर रहा था, और दूसरा दी एक्सिस पावर्स, जिसको जर्मनी, इटली और जापान लीड कर रहा था। फाइनली इस वॉर में अलाइज ग्रुप जीत गई। इस वॉर के बाद वर्ल्ड में दो कंट्री काफी पावरफुल होने लगी, एक यूएसए और दूसरा यूएसएसआर। यूएसए कैपिटलिज्म को फॉलो कर रहा था और उसको बढ़ावा दे रहा था, दूसरी तरफ यूएसएसआर सोशलिज्म को। तो ये कैपिटलिज्म और सोशलिज्म क्या है? कैपिटलिज्म वैसा इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी फैक्ट्रीज, मशीन्स, लैंड, इन सबको कोई प्राइवेट इंडिविजुअल या कॉरपोरेशन ओन करता है या कंट्रोल करता है, और मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। फ्री मार्केट होता है, यानी डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन किया जाता है और गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है। दूसरी तरफ सोशलिज्म में कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं होता है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या तो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है या पूरी कम्युनिटी एक साथ ओन करती है। क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इन सब पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। ये कैपिटलिज्म और सोशलिज्म वाला कंपटीशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग पूरी कहानी इसी से रिलेटेड है। जहां यूएसए होगा मतलब कैपिटलिज्म और जहां यूएसएसआर होगा मतलब सोशलिज्म। एक और चीज की कई जगह यूएसएसआर के साथ सोशलिज्म नहीं कम्युनिज्म लिखा होता है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो ऐसा है कि सोशलिज्म का ही एक स्पेसिफिक टाइप या कह सकते हैं नेक्स्ट स्टेप होता है कम्युनिज्म। बेसिक डिफरेंस ये है कि सोशलिज्म में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और कम्युनिज्म में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को लोग कलेक्टिवली ओन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई जमीन है तो वो सबका है, इसीलिए बिल्कुल क्लासलेस सोसाइटी होती है, मतलब अमीर गरीब जैसा डिवीजन नहीं होता है। हालांकि ये सब सुनने में और किताबों में अच्छा लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाया है। इसका प्राइम एग्जाम्पल है यूएसएसआर, जहां सोशलिज्म था, उनका अल्टीमेट गोल था कम्युनिज्म, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि पहले ही सिस्टम अथॉरिटेरियन और करप्ट हो गया। तो यूएसए और यूएसएसआर में कौन ज्यादा पावरफुल है, इसको लेके दोनों में कंपटीशन होने लगा। पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट गई थी, यानी बाइपोलर हो गई थी। जो देश यूएसए के साथ थे उसे फर्स्ट वर्ल्ड या कैपिटलिस्ट ब्लॉक या वेस्टर्न अलाइज कहते थे, और जो यूएसएसआर के साथ थे उसे सेकंड वर्ल्ड या सोशलिस्ट ब्लॉक या ईस्टर्न अलाइज कहते थे। तो इस चैप्टर में हम यूएसएसआर के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे यूएसएसआर खत्म हुआ, जिससे ये जो बाइपोलैरिटी था वो भी खत्म हुआ। एक तीसरा ग्रुप था नॉन अलाइंड कंट्रीज का, जो इन दोनों में से किसी के साथ नहीं थे। इस ग्रुप में वो कंट्रीज थे जो अभी नए नए इंडिपेंडेंट हुए थे, जैसे इंडिया भी इसी का पार्ट था। इस ग्रुप को थर्ड वर्ल्ड कहते थे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से लेके यूएसएसआर के खत्म होने तक के इस पीरियड को कोल्ड वॉर पीरियड कहा जाता है। कोल्ड वॉर इसलिए क्योंकि इसमें यूएसए और यूएसएसआर के बीच कोई भी डायरेक्ट मिलिट्री वॉर नहीं हुआ, क्योंकि दोनों कंट्री के पास न्यूक्लियर पावर था और दोनों कंट्री को पता था कि अगर वॉर होगा तो दोनों का ही नुकसान होगा। लड़ाई थी आइडियोलॉजी की, किसकी आइडियोलॉजी बेहतर है, आर्म्स रेस, यानी किसके पास ज्यादा पावरफुल हथियार है। एक तरह का ईगो बैटल समझ लीजिए कि कौन सुपीरियर है, और इन दोनों के चक्कर में बाकी देश इफेक्ट हो रहे थे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी, जो कि एक्सिस पावर का पार्ट था, उसको दो अलग अलग इंडिपेंडेंट नेशन में डिवाइड कर दिया गया। वेस्ट जर्मनी, जिसे यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस कंट्रोल कर रहे थे, और ईस्ट जर्मनी, जिसे सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर कंट्रोल कर रहा था। ये जर्मनी की राजधानी बर्लिन वैसे तो पूरा का पूरा ईस्ट जर्मनी में पड़ता है, लेकिन पोस्ट वॉर एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इसको भी वेस्ट बर्लिन और ईस्ट बर्लिन में डिवाइड किया गया। वेस्ट यूएसए के कंट्रोल में था और वहाँ कैपिटलिस्ट सिस्टम था, और ईस्ट यूएसएसआर के कंट्रोल में था और वहाँ सोशलिस्ट सिस्टम था। वेस्ट बर्लिन में काफी डेवलपमेंट हो रहा था, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनल फ्रीडम। लेकिन ईस्ट बर्लिन में ये सब नहीं था, डेवलपमेंट भी नहीं और रेस्ट्रिक्शंस भी बहुत ज्यादा। तो ईस्ट की काफी पॉपुलेशन वेस्ट में जाने लगी। अब इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने बॉर्डर को क्लोज कर दिया और बाद में 1961 में बीच में एक 150 किलोमीटर लंबी वॉल बना दिया, जिसे बर्लिन वॉल कहा जाता था। कोल्ड वॉर एरा में ये वॉल काफी सिंबॉलिक भी था। ये फिजिकल डिवीजन तो था ही, साथ ही साथ कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का एक आइडियोलॉजिकल डिवीजन भी शो करता था। दीवार के दोनों तरफ अलग अलग दुनिया थी। इसी दीवार को फाइनली 9 नवंबर 1989 को लोगों ने तोड़ के गिरा दिया, और जर्मनी, जिसका वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डिवीजन हुआ था, वो एक हो गया। फिर 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, कोल्ड वॉर खत्म हुआ
और ये जो बाइपोलैरिटी था वो भी खत्म हुआ, यानी एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। ये तो हो गया बैकग्राउंड। अब चैप्टर पे आते हैं। इसमें मेनली हम यूएसएसआर और उसके डिसइंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, ये सब। नाइनटीन 17 में रशिया में एक सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, जिसके बाद 1922 में यूएसएसआर बनाया गया, यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ये रिवॉल्यूशन सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स पे बेस्ड था और कैपिटलिस्ट सिस्टम के अगेंस्ट था, यानी यूएसएसआर में इकोनॉमी गवर्नमेंट के द्वारा प्लान और कंट्रोल किया जाता था। एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, और दूसरी पार्टी या ऑपोजिशन अलाउड नहीं था। वैसे ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, जिसको सोवियत आर्मी ने फासिस्ट फोर्स से आजाद कराया था, बेसिकली हिटलर के कंट्रोल से आजाद कराया था, उन सब ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएसएसआर को ज्वाइन कर लिया। इन सब कंट्रीज को जोड़ के रखने के लिए पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसे वॉर्सो पैक्ट कहा जाता है। ठीक उसी तरह जैसे वेस्टर्न कंट्रीज ने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी साइन किया, जो ऑर्गेनाइजेशन अभी भी है, जिसे नेटो कहा जाता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सोवियत यूनियन की इकोनॉमी यूएस को छोड़ के वर्ल्ड के बाकी सभी देशों से ज्यादा डेवलप थी, यानी फर्स्ट पे यूएस, सेकंड पे यूएसएसआर। कम्युनिकेशन नेटवर्क अच्छा था, रिसोर्सेज की कमी नहीं थी, ट्रांसपोर्ट सेक्टर काफी एफिशिएंट था, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज डेवलप थी, एक पिन से लेकर कार तक सब कंट्री में ही बनता था। यहाँ तक कि सिटीजन्स के लिए भी एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंश्योर किया जाता था, मतलब बेसिक जो जरूरतें हैं, फूड, हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर, ये सब गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी। प्रॉब्लम ये था कि ये जो सिस्टम था जिसमें सब कंट्रोल गवर्नमेंट के पास था, वो काफी अथॉरिटेरियन हो गया, मतलब डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब उतना नहीं था। वन पार्टी सिस्टम था और सभी इंस्टीट्यूशन पे उसी का पूरा कंट्रोल था। इंस्टीट्यूशंस मतलब वहाँ का जो भी लेजिस्लेचर या जुडिशरी या कोई गवर्नमेंट एजेंसी था, उन सब पे उसी पार्टी का कंट्रोल था। अब क्योंकि सब पावर एक जगह सेंट्रलाइज्ड था, तो किसी को कोई चेक या बैलेंस करने वाला नहीं था, इसीलिए पब्लिक के प्रति गवर्नमेंट की कोई जवाबदेही नहीं थी। 15 अलग अलग रिपब्लिक्स के जो लोग थे, उनके अपने लोकल प्रॉब्लम्स थे, अपना अलग कल्चर था। वो चाहते थे कि अपने अफेयर्स को मैनेज करने का पावर उनके पास हो, लेकिन गवर्नमेंट इस चीज पे ध्यान नहीं दे रही थी। गवर्नमेंट का पूरा फोकस था यूएसए के साथ आर्म्स रेस पे। तो इसमें तो सोवियत यूनियन यूएसए से कम्पीट करने में मैनेज कर लिया, लेकिन बाकी इंपॉर्टेंट चीजों में जैसे टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर या सिटीजन्स की पॉलिटिकल या इकोनॉमिक एस्पिरेशंस को पूरा करने में धीरे धीरे पीछे होने लगा। 1979 में इनका अफगानिस्तान से वॉर शुरू हो गया। इन सब से इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो गई। मैक्सिमम पैसा और रिसोर्स आर्म्स रेस और वॉर में यूज किया जा रहा था और कंज्यूमर गुड्स का शॉर्टेज होने लगा, जिसकी वजह से हर साल फूड इंपोर्ट्स बढ़ने लगा। यानी पहले जो यूएसएसआर सेल्फ सफिशिएंट हुआ करता था, अब धीरे धीरे इंपोर्ट्स पे डिपेंड होने लगा। कुल मिला के 1970s में सोवियत यूनियन की इकोनॉमी बिल्कुल स्टैग्नेंट हो गई, यानी उसमें कोई ग्रोथ नहीं दिख रही थी। 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने मिखाइल गोर्बाचेव। इन्होंने कहा कि अगर हमें वेस्ट यानी यूएस में जो डेवलपमेंट हो रहा है उससे कम्पीट करना है, तो इस सिस्टम में सुधार करना होगा, वेस्ट के साथ रिलेशन को नॉर्मल करना होगा और सिस्टम को थोड़ा डेमोक्रेटिक बनाना होगा। लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि ईस्टर्न यूरोप के जो कंट्रीज सोवियत यूनियन के अंडर आते थे, वो अपनी गवर्नमेंट्स और सोवियत कंट्रोल के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे कि अब रिफॉर्म वगैरह कुछ नहीं, ये सिस्टम ही हटाओ। अब पहले ऐसा कुछ होता था तो सोवियत यूनियन आर्मी वहां भेज के कंट्रोल कर लेता था, लेकिन गोर्बाचेव ने ऐसा नहीं किया, इसलिए वहां एक के बाद एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स गिरती गई। सोवियत यूनियन के अंदर भी हालात बिगड़ने लगे। गोर्बाचेव जो रिफॉर्म्स कर रहे थे वो कम्युनिस्ट पार्टी के ही बाकी लीडर्स को पसंद नहीं आ रहा था, मतलब बाकी चाहते थे कि जैसा सिस्टम चल रहा है वही ठीक है, तो इधर वो भी अपोज करने लगे। इन लोगों ने 1991 में एक कू करने की भी कोशिश की, मतलब गोर्बाचेव को हटाने की कोशिश की, ताकि ओल्ड अथॉरिटेरियन सिस्टम वापस लाया जा सके। लेकिन इसी वक्त बोरिस येल्सिन, जो रशियन रिपब्लिक का लीडर था, वो सामने आया और इसको अपोज किया। कू फेल हो गया और वो नेशनल हीरो बन गया। धीरे धीरे पावर सेंट्रल सोवियत गवर्नमेंट से निकलकर इंडिविजुअल रिपब्लिक्स जैसे रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, इनके हाथ में जाने लगा। स्पेशली ये जो यूरोपियन साइड्स के रिपब्लिक्स थे, उन्होंने अपने आप को सॉवरेन स्टेट्स मानना शुरू कर दिया, यानी यूएसएसआर से अलग देश। हालांकि ये जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे, ये सोवियत यूनियन के साथ ही रहना चाहते थे। फिर दिसंबर 1991 में रशिया, यूक्रेन और बेलारूस ने ये ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि सोवियत यूनियन अब खत्म हो चुका है। इन तीनों रिपब्लिक से मिलकर
कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाया। बाद में इसमें और भी कंट्रीज जुड़े। इसका एक सिंबॉलिक पर्पस भी था कि पहले एक साथ थे तो डिसइंटीग्रेशन के बाद भी एक ग्रुप बना लेते हैं, और दूसरा कि एक दूसरे को इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली ग्रो करने में सपोर्ट करने के लिए भी। फाइनली रशिया को सोवियत यूनियन का सक्सेसर माना गया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी रशिया ने सोवियत यूनियन की सीट ली और जितने इंटरनेशनल ट्रीटीज और न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स थे उसको भी कंटिन्यू किया और सोवियत यूनियन ऑफिशियली खत्म हो गया। यूएसएसआर जो कि सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री था, वो अचानक से डिसइंटीग्रेट कैसे हो गया? तो पहला कारण कि यूएसएसआर के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में काफी इंटरनल वीकनेस था। इकोनॉमी कई सालों तक स्टैग्नेंट थी, मतलब उसमें कोई ग्रोथ नहीं थी। इस वजह से लोगों को बेसिक चीजों की भी कमी होने लगी और लोग ओपनली सिस्टम पे सवाल उठाने लगे। दूसरा कि इकोनॉमी स्टैग्नेंट होने का कारण था कि सोवियत इकोनॉमी काफी रिसोर्सेज न्यूक्लियर और मिलिट्री वेपन्स को मेंटेन करने में खर्च करती थी, और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन के सिटीजन्स ने देखा कि वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज उनसे ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। उन्हें हमेशा बताया गया था कि सोवियत सिस्टम कैपिटलिज्म से बेहतर है, लेकिन सही मायने में ऐसा नहीं दिख रहा था। सोवियत सिस्टम ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन भी हो गया था। कम्युनिस्ट पार्टी जो यूएसएसआर को चला रही थी वो लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं थी। करप्शन बढ़ गया था, एडमिनिस्ट्रेशन काफी स्लो था और कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। बेसिकली लोगों का विश्वास गवर्नमेंट से उठ गया था। गोर्बाचेव ने कुछ रिफॉर्म्स किए, जैसे इकोनॉमी को रिफॉर्म करना और एडमिनिस्ट्रेशन को सही करना, लेकिन इन रिफॉर्म्स से पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लगी। मतलब कुछ लोग का कहना था कि गोर्बाचेव बहुत धीरे धीरे रिफॉर्म्स ला रहे हैं, इसलिए वो डिसअपॉइंटेड थे। दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स कहते थे कि वो ज्यादा जल्दी रिफॉर्म्स कर रहे हैं। इस टेंशन में गोर्बाचेव का सपोर्ट दोनों तरफ से कम होता गया। एक और मेन रीजन ये कि लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग्स आने लगी। रशिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, यूक्रेन और जॉर्जिया जैसे रीजन्स में लोगों ने सोवरेनिटी की डिमांड करनी शुरू कर दी, यानी हमारा अलग इंडिपेंडेंट देश हो। ये यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का सबसे बड़ा और इमीडिएट रीजन बना। ये नेशनलिस्ट वाली फीलिंग्स की ज्यादा उम्मीद सेंट्रल एशिया में थी, क्योंकि वो कम डेवलप्ड थे और कल्चर वाइज भी देखें तो वो बाकी सोवियत यूनियन से अलग थे। लेकिन ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन प्रॉस्परस एरियाज जैसे रशिया और बाल्टिक कंट्रीज यानी लाटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया इनमें था। एक कारण यह था कि यहाँ लोगों को लगने लगा कि वो लोग यूएसएसआर की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट ज्यादा कर रहे हैं और उनको बेनिफिट कम मिल रहा है, क्योंकि यूएसएसआर की इकोनॉमी में से सेंट्रल एशिया के इन बैकवर्ड रीजन्स को भी सपोर्ट करना होता था, तो ये उनको काफी महंगा पड़ रहा था। और ये कम डेवलप्ड एरियाज इकोनॉमिकली डिपेंडेंट थे, इसलिए ये अलग होना नहीं चाहते थे। जब सोवियत यूनियन टूट गया तो इसका वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। 3 बड़े चेंजेस हुए। पहला कि कोल्ड वॉर खत्म हो गया। पहले जो सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट सिस्टम के बीच आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही थी वो खत्म हो गई। मिलिट्री कंपटीशन और न्यूक्लियर वेपन का जो रेस था उसका भी एंड हो गया। इसका मतलब अब एक नए पीसफुल टाइम की उम्मीद थी। दूसरा कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स की पावर डायनेमिक्स बदल गई। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद दुनिया में सिर्फ एक सुपर पावर बचा, यूएसए। कैपिटलिज्म का डोमिनेंस और बढ़ गया और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसे इंस्टीट्यूशंस काफी पावरफुल हो गए, क्योंकि अब वो लोन्स देकर कंट्रीज को कैपिटलिज्म में शिफ्ट कर रहे थे। पॉलिटिकली लिबरल डेमोक्रेसी को बेस्ट सिस्टम के रूप में देखा जाने लगा। और तीसरा कि सोवियत यूनियन के टूटने के बाद बहुत सारी नई कंट्रीज बन गई। इन सब की अपनी अलग आइडेंटिटी और गोल्स थे। कुछ कंट्रीज जैसे बाल्टिक कंट्रीज और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज यूरोपियन यूनियन और नेटो में जाना चाहते थे, जबकि सेंट्रल एशियन कंट्रीज ने रशिया के साथ भी क्लोज टाई बना के रखा और साथ ही वेस्ट यूएसआर चाइना से भी रिलेशन सही रखना चाहा। यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद जो नए देश बने उनको सोशलिज्म से कैपिटलिज्म पे शिफ्ट करना पड़ा। इस फास्ट और पेनफुल प्रोसेस को शॉक थेरेपी बोला गया, जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के सजेशंस पे बेस्ड था। वो इन कंट्रीज को लोन देते थे और फास्ट ट्रांजिशन में हेल्प करते थे। शॉक थेरेपी का मतलब था सोशलिस्ट इकोनॉमी का पूरा स्ट्रक्चर खत्म करना और कैपिटलिस्ट सिस्टम अडॉप्ट करना। इसके लिए कुछ चेंजेस किए गए, जैसे प्राइवेटाइजेशन, यानी गवर्नमेंट के बिजनेसेस और प्रॉपर्टीज को प्राइवेट लोगों को सेल कर दिया गया। पहले जो कलेक्टिव फार्मिंग होती थी उसे हटाकर फार्मिंग में भी प्राइवेट ओनरशिप लाया गया। फ्री मार्केट इकोनॉमी अडॉप्ट किया गया, यानी प्राइसेस और प्रोडक्शन का कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ से लेके मार्केट फोर्सेस यानी डिमांड और सप्लाई पे शिफ्ट किया गया। इस फास्ट ट्रांजिशन की वजह से सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के अलावा कोई तीसरा ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं हो पाया। कंट्रीज को अपना ट्रेड सिस्टम भी बदलना पड़ा। ज्यादा से ज्यादा ट्रेड हो, इसीलिए फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रेड करने पे जो रेस्ट्रिक्शंस था उसे भी हटा दिया गया।
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ किया गया, मतलब अब फॉरेन कंपनीज इन कंट्रीज में इन्वेस्ट कर सकती थी। करेंसी को डीरेगुलेट किया गया, मतलब करेंसी की वैल्यू उसके डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग तय होगा, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। ये सब किया गया ताकि ये कंट्रीज ग्लोबल मार्केट से जुड़े, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड हो और इनकी इकोनॉमी जल्दी कैपिटलिज्म में शिफ्ट हो। शॉक थेरेपी के बाद वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज लीडर्स बन गए। उन्होंने अलग अलग एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशंस जैसे वर्ल्ड बैंक और IMF के जरिए इन कंट्रीज के डेवलपमेंट को कंट्रोल किया। शॉक थेरेपी के बाद जो प्रोमिसेस किए गए थे कि मास कंजम्पशन होगा और इकोनॉमी ग्रो करेगा, वैसा नहीं हुआ। उल्टा इकोनॉमी और लोगों पे इसका इम्पैक्ट काफी नेगेटिव था। रशिया की स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रीज काफी बड़ी संख्या में बंद हो गई, क्योंकि 90% इंडस्ट्रीज प्राइवेटाइज कर दी गई, यानी प्राइवेट कंपनीज और लोगों को बेच दी गई। और ये प्राइवेटाइजेशन विदाउट प्रॉपर प्लानिंग के किया गया। इन इंडस्ट्रीज को प्रॉपर गाइडेंस और सपोर्ट की जरूरत थी, लेकिन इनको कम्प्लीटली मार्केट फोर्स पे छोड़ दिया गया। ये ग्लोबल कंपटीशन में सरवाइव नहीं कर पाए और खत्म हो गए। इस प्रोसेस को द लार्जेस्ट गराज सेल इन हिस्ट्री बोला गया, क्योंकि वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज को बहुत कम दामों पे बेच दिया गया। रशिया की करेंसी का वैल्यू बहुत गिर गया और महंगाई इतनी ज्यादा थी कि लोगों की सारी सेविंग्स खत्म हो गई। कलेक्टिव फार्मिंग सिस्टम टूट गया, जिसकी वजह से फूड शॉर्टेज होने लगा और रशिया को फूड इंपोर्ट करना पड़ा। 1999 तक रशिया का GDP 1989 से भी कम था, क्योंकि पुराने ट्रेड का सिस्टम तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी जगह नया सिस्टम नहीं बन पाया। सोशल वेलफेयर सिस्टम यानी गवर्नमेंट सब्सिडीज और बेनिफिट्स, इनको पूरी तरह हटा दिया गया। गवर्नमेंट की हेल्प बंद होने से गरीबी बढ़ने लगी, मिडिल क्लास पॉपुलेशन वीक हो गई और एजुकेटेड लोग दूसरे देशों में जाने लगे। और प्राइवेटाइजेशन की वजह से इकोनॉमिक डिस्पैरिटी यानी अमीर गरीब के बीच का फर्क बहुत बढ़ गया। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को बनाने और मजबूत करने को कम इंपॉर्टेंस दी गई और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन पे ज्यादा फोकस किया गया। इन सभी देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को जल्दबाजी में बनाया गया और लगभग सब में प्रेसिडेंट को बहुत पावर दे दिया गया। प्रेसिडेंट्स काफी पावरफुल थे, तो सेंट्रल एशिया में प्रेसिडेंट्स अथॉरिटेरियन बन गए। जैसे तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में प्रेसिडेंट्स अपने टर्म्स को 10-10 साल के लिए एक्सटेंड कर देते थे। जुडिशियरी को इंडिपेंडेंट बनाने का प्रोसेस भी नहीं हो पाया, तो कुल मिलाकर डेमोक्रेसी को मजबूत करने पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। इनमें से ज्यादातर की इकोनॉमी, स्पेशली रशिया की, 2000 के बाद रिवाइव होने लगी। रिवाइवल का मेन रीजन था नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सपोर्ट, यानी ऑयल, गैसेज और मिनरल्स का एक्सपोर्ट। कंट्रीज जैसे रशिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये ऑयल और गैसेस के बड़े प्रोड्यूसर बन गए और बाकी कंट्रीज को पाइपलाइन रेंट के थ्रू फायदा हुआ। अगर ऑयल या गैस की पाइपलाइन किसी कंट्री के टेरिटरी से क्रॉस करती है तो उनको उसका रेंट मिलता है। इसके अलावा कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी धीरे धीरे दोबारा स्टार्ट होने लगी और इकोनॉमी रिवाइव होने लगी। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद बहुत जगह कॉन्फ्लिक्ट्स, सिविल वॉर्स और इंडिपेंडेंस की लड़ाई हुई। ये प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती है जब बड़े देश जैसे USA, रशिया, चाइना इसमें इंटरफेयर करते हैं। रशिया में 2 रिपब्लिक्स, चेचनिया और डेगेस्टान में बहुत वायलेंट मूवमेंट्स हुए। ये अलग देश बनना चाहते थे। रशिया ने मिलिट्री की मदद से और बॉम्बिंग से इसको कंट्रोल करना चाहा। काफी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ, लेकिन ये कंट्रोल नहीं हुआ। तजाकिस्तान में 10 साल तक सिविल वॉर चली, 2001 तक। ये नागोर्नो कराबाख का एरिया अजरबैजान से अलग होकर अर्मीनिया के साथ जुड़ना चाहता है। जॉर्जिया में 2 एरियाज इंडिपेंडेंस की डिमांड करते हैं, जिसकी वजह से सिविल वॉर हुआ। रिवर वाटर के शेयरिंग को लेके भी कंट्रीज लड़ रही हैं, तो इन सब से हमेशा इंस्टेबिलिटी बनी रहती है और ऑर्डिनरी सिटीजन्स के लिए लाइफ डिफिकल्ट होती है। सेंट्रल एशिया के पास ऑयल और गैस का वास्ट रिसोर्स है, तो ये USA, रशिया और चाइना के लिए एक कंपटीशन जोन बन गया है। तीनों अपने अपने तरीके से सेंट्रल एशिया को अपने इन्फ्लुएंस में करना चाहते हैं। ईस्टर्न यूरोप में चेकोस्लोवाकिया पीसफुली 2 कंट्रीज बन गया, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया। लेकिन सबसे वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स यूगोस्लाविया में हुआ। अलग अलग एथनिक ग्रुप्स जैसे सर्ब्स, बोस्नियन और क्रोएट्स के बीच काफी वायलेंस और जेनोसाइड्स हुआ। हर एथनिक ग्रुप इंडिपेंडेंस चाहता था और 1991 के बाद से धीरे धीरे यूगोस्लाविया अलग अलग कंट्रीज में टूट गया। इंडिया और USSR के रिलेशन भी अच्छे थे और डिसइंटीग्रेशन के बाद भी इंडिया ने सबके साथ ठीक रिलेशन बनाए रखा। लेकिन रशिया के साथ सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। रशिया और इंडिया के बीच म्यूचुअल ट्रस्ट है और कॉमन इंटरेस्ट भी है। इसके अलावा कल्चरल बॉन्ड भी है, जैसे इंडियन फिल्म्स, सॉन्ग्स और एक्टर्स रशिया और बाकी पोस्ट सोवियत कंट्रीज में काफी पॉपुलर है। जियोपॉलिटिक्स में इन सब का भी इंपॉर्टेंस होता है। इसे सॉफ्ट पावर कहा जाता है। रशिया और इंडिया दोनों कंट्रीज ऐसा वर्ल्ड सिस्टम चाहते हैं जिसमें पावर सिर्फ एक कंट्री के पास ना हो, यानी मल्टीपोलर वर्ल्ड हो।
प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पीसफुली और यूएन के जरिए मिले और हर कंट्री अपनी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट रखे, यानी किसी पावरफुल कंट्री के इन्फ्लुएंस में डिसीजन नहीं ले। इंडिया के लिए रशिया जरूरी है इन इश्यूज लाइक कश्मीर। रशिया इसमें इंडिया को सपोर्ट करता है। इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट करता है और एनर्जी क्राइसिस में भी रशिया इंडिया की मदद करता है। और रशिया के साथ अच्छी दोस्ती से इंडिया चाइना के साथ रिलेशंस को बैलेंस कर सकता है, क्योंकि इंडिया चाइना के रिलेशन ठीक नहीं है लेकिन रशिया और चाइना के रिलेशन ठीक है, तो इंडिया रशिया के थ्रू चाइना पे प्रेशर बना सकता है। दूसरी तरफ रशिया के लिए भी इंडिया जरूरी है। इंडिया रशिया का सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स बायर है। इंडिया सेंट्रल एशिया के ऑयल फील्ड्स में भी इन्वेस्ट करता है और दोनों कंट्रीज मिलकर कई साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स पे भी साथ काम करते हैं। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर में बस इतना ही है। इसके आगे की कहानी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग।